Hello everyone, welcome to Swadhyaya classes. I hope you all are good. So, in last class, we were doing some topics of crop production and management. So today, we are gonna do our next topic, which is irrigation. So here it is. So, irrigation. What is irrigation? अब आप इस टॉपिक को कुछ इस तरीके से समझिए. इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई करना. आप लोग ने अपने घरों में पौधे लगाए होंगे तो आप उनको पानी देते हैं. जैसे वैसे किसान अपने खेतों में जो फसल लगाता है उनको पानी देता है, और उस पानी देने के प्रोसेस को कहा जाता है इरिगेशन. सो व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ इरिगेशन? द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स at regular intervals is called irrigation. यानी फसलों को पानी की नियमित रूप से पानी देना को इरिगेशन कहा जाता है. अब इरिगेशन की सोर्सेस क्या क्या होती है, यानी जो सिंचाई करने का जो हमारा सोर्स है, यानी जो पानी हम अपने फसलों को देते हैं उसके स्रोत हैं, वो क्या क्या है. देखिए, पानी हमारा दिया जाता है कुओं से, ट्यूबवेल से, पोखर यानी पॉन्ड्स, लेक्स, तालाब, रिवर्स, नदी, डैम्स, बांध या कैनाल. ठीक है, तो ये हमारे कुछ सोर्सेस हैं जो कि जहां से हमारा पानी दिया जाता है इनसे. अब देखिए, इनके कुछ तरीके होते हैं पानी देने के. एक है हमारा ट्रेडिशनल मेथड और दूसरा है हमारा मॉडर्न मेथड. अब देखिए, ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड में क्या फर्क है. देखिए, नाम से पता लग रहा है ट्रेडिशनल. ये कॉमन मेथड है आपके, जो कि पुराने समय पे यूज किए जाते थे, और इंडिया के कई हिस्सों में इन तरीकों को आज भी यूज करा जाता है. हमारा इंडिया काफी बड़ा है, ठीक है, अंडर डेवलप्ड कंट्री है, फुल्ली डेवलप्ड नहीं है. तो इसके कई हिस्सों में प्रोग्रेस हुई है, डेवलपमेंट हुआ है, और कई जगह पे नहीं हुआ. जहां पे नहीं हुआ वहां लोग अपनी मेहनत से काम करते हैं. तो देखिए, ये कुछ तरीके हैं. ये यहाँ पे इंसान कुएं से पानी निकाल के अपना यहाँ डाल रहा है और वो खेतों के अंदर जा रहा है. दूसरा आपका यहाँ पे पिक्चर दिखा रहा है कि यहाँ पे बैल है, बैल इसको पुली को घुमा रही है, जिसकी मदद से यहाँ पे ये प्रोसेस ये निकल रहा है पानी का. ये बाल्टी इसके ऊपर बंधी हुई है, ये निकाल के वहाँ खेतों में डाल रही है. ओके, थर्ड सिस्टम है. थर्ड सिस्टम के अंदर इस आदमी बाल्टी से पानी निकाल रहा है और इसको डाल रहा है. और फोर्थ सिस्टम है, इसके अंदर यहाँ पे ये पूरी चेन से बंधा हुआ है, ये पूरा का पूरा चक्का आपका, और ये यहाँ से चेन से पट्टा चलता रहता है और वो बाल्टी से पानी निकाल के खेतों में डालता रहता है. तो इन प्रोसेसेस के नाम है, जो कॉमन नाम है. पहला है आपका मोड, ठीक है. ये है आपका राहत, ये राहत है. ये आपका ढीकली है, और ये आपका है चेन पंप. ओके, फर्स्ट प्रोसेस जिसके अंदर आदमी खुद से पानी निकाल के पुली की मदद से पानी खींचेगा, रस्सी से ऐसे करके खींचेगा पुली की मदद से, और उससे पानी बाहर निकाल के डालेगा. सेकंड है आपका राहत. राहत के अंदर एक जानवर की जरूरत होती है, एक बैल की जरूरत होती है, जिसको एक आपके लीवर से बांध दिया जाता है. लीवर, ये वो लीवर नहीं कि जो हमारे शरीर में होता है. ओके, कंफ्यूज मत होना. लीवर, LEVER, लीवर. इसको क्या काम करता है, ये बैल घूमता रहता है और जिससे कि ये कनेक्टेड रहता है, कुछ मैकेनिज्म होता है इनका काफी ज्यादा, उसकी मदद से ये आपका ये व्हील घूमता है. ये व्हील घूमता है और व्हील पे ये बाल्टी बंधी रहती है, जिससे कि पानी वो निकाल इकट्ठा कर करके बाहर फेंकता रहता है, वो खेत में जाता है. ढेकली सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे इस कुएं के ऊपर पुली नहीं होती. यहाँ पे देखिए, ये वजन बांध रखा है, इसने पत्थर से वजन बांधा है, ठीक है. जब आपने सीसॉ गेम खेला होगा, एक तरफ आदमी एक बैठता है, दूसरी तरफ दूसरा बच्चा बैठता है, और वो दोनों आपस में झूला झूलते हैं. ऐसे ही इसके अंदर ये पुली के मदद से यहाँ पे ये पानी, ये जब इसको निकालना होता है तो ये बाल्टी को यहाँ से उठाता है
यहाँ से इसके अंदर नीचे डालता है, ये पत्थर उठाता है यहाँ से, ये कुएं के अंदर से बाल्टी पानी निकालती है, भरती है, और जब भर जाती है तो छोड़ देता है। ये पत्थर की मदद से, वजन की मदद से ये नीचे बैठता है और ये बाल्टी ऊपर आ जाती है। ऐसे ऐसे कर करके ये पानी भरता है। फोर्थ सिस्टम आपका चेन पंप। अब देखिए, ये थे हमारे ट्रेडिशनल मेथड। अब ट्रेडिशनल मेथड का क्या सीन है? ट्रेडिशनल मेथड हमारे सस्ते होते हैं। मैं यहां से इसको मिटाता हूं क्योंकि मुझे कुछ लिखना है यहाँ पे। ओके, सो देखिए, मैं यहां लिख देता हूं चेन पंप। अब देखिए, ट्रेडिशनल मेथड हमारे चीप होते हैं, लेकिन सस्ते होते हैं, लेकिन लेस एफिशिएंट होते हैं। लेस एफिशिएंट मतलब कि थोड़े कम कारगर होते हैं ये, यानी इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इसमें और मोर हार्ड वर्किंग या मोर लेबरस आप बोल सकते हो। ठीक है, इसमें मजदूरी भी ज्यादा लगती है। और हमारा अगला पॉइंट है टाइम कंज्यूमिंग। भाई इसमें समय बहुत ज्यादा लगता है, छोटा मोटा काम नहीं है ये। इसके अंदर बताइए, यहाँ पे ये इंसान कब तक कुएं से पानी भरेगा, निकालेगा, खेतों में डालेगा, बट स्टिल ऐसा करा है किसानों ने आज से पहले और आज भी करते हैं। देख रहे हो वो कितना कॉम्प्रोमाइज करते हैं अपनी लाइफ का। और हम यहाँ पे कोई चीज दो में हो जाते हैं तो जाए तो हम उसके लिए बिल्कुल टेंशन में हो जाते हैं, अरे ये कैसे नहीं हुआ, और ये कितने पेशेंस के साथ ये काम करते हैं। ओके, सो इससे हमको एक सीख मिलती है कि लाइफ के अंदर हमको पेशेंस रखना चाहिए, संयम जिसे बोलते हैं, जिसकी मदद से हमारे काम पूरे होंगे एक बार। बट यहां पे हमको समय और हमारा मजदूरी दोनों बचानी है। जब हमारे पास उसकी मौजूद है, उसका तोड़ मौजूद है, तो हम अपना समय और हमारा शक्ति क्यों खर्च करें? तो देखिए, उसके लिए यहाँ पे मॉडर्न तरीका है, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, जिसके अंदर आपका एक है ये स्प्रिंकलर सिस्टम, और दूसरा है आपका ड्रिप सिस्टम। अब देखिए, ये आपके दो तरीके के मेथड है, मॉडर्न मेथड। इस स्प्रिंकलर सिस्टम के अंदर क्या होता है? स्प्रिंकलर सिस्टम के अंदर एक मोटर बंधी रहती है आपके वेल पे, कुएं पे, या किसी भी वाटर सोर्स पे। यहाँ पे आप इसको कुआं का इमेज है, बट आप इसको एक तरीके से यहाँ पे कोई भी वाटर सोर्स ले सकते हैं। यहाँ पे तालाब भी हो सकता है, नदी भी हो सकती है, कैनाल भी हो सकता है, पॉन्ड भी हो सकता है। ओके, कोई भी वाटर सोर्स के ऊपर मोटर लगी रहेगी, और मोटर से पानी का पाइप का कनेक्शन खेतों में हो रखा होता है। अंदर ही अंदर खेतों के पानी का कनेक्शन हो रखा होता है, और जब ये मोटर चालू करी जाती है तो पानी इस पाइप के थ्रू जाता है, और स्प्रिंकलर सिस्टम की मदद से, ये इसके ऊपर स्प्रिंकलर लगे रहते हैं, इस स्प्रिंकलर के ऊपर नोजल रहती है। वो नोजल क्या काम करती है? जैसे प्रेशर से उसके अंदर से पानी निकलता है तो आजू बाजू के एरिया में वो छिड़काव करती है, बहुत दूरी तक और बहुत तेजी से। जैसे आप लोगों ने टीवी में देखा होगा स्प्रिंकलर सिस्टम, आपने नहीं तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब तो आप देख ही रहे हैं, तो आप सर्च बार में जाके स्प्रिंकलर सिस्टम चेक कर सकते हैं, जिसके अंदर आप स्प्रिंकलर सिस्टम कैसे होता है। ये बिल्कुल ऐसे पानी छिड़कता है जैसे कि बरसात हो रखी हो, बिल्कुल ऐसे बरसात करा देता है पूरे खेतों पे। लेकिन इससे क्या रहता है, ये कुछ कुछ जगह पे काम आता है, और इसका आपने देखोगे तो इसका लॉन्स में बड़े बड़े जिसके घर रहते हैं, बहुत बड़े बड़े, जिनका बहुत बड़ा बड़ा बगीचा होता है लॉन्स में, और इसकी कॉफी की खेती में, कॉफी फार्मिंग, वहां पे इसका खूब यूज होता है। अब कॉफी फार्मिंग के अंदर इसका एक साइंटिफिक तरीका भी आ जाता है, ये आ जाता है, एक जरूरी भी है कॉफी फार्मिंग के अंदर स्प्रिंकलर सिस्टम, क्योंकि देखिए कॉफी हमारी होती है बरसाती इलाकों में। एक बात ध्यान रखना, कॉफी हमारी बरसाती इलाकों के अंदर ज्यादा होती है। तो हमारे बरसाती इलाके कौन कौन से हैं? जो पहाड़ी इलाके हैं,
क्योंकि जब हमारे मॉनसून आता है तो जब वो पहाड़ पे जाके टकराते हैं वहां पे वो आपके बारिश होती है। बट आसाम के अंदर सबसे ज्यादा बारिश होती है। बट आसाम के अंदर सबसे ज्यादा बारिश होती है। बट आसाम के अंदर टी एंड कॉफी का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भी होता है, वहां पे सबसे ज्यादा उगाई भी जाती है। तो अब मान लीजिए केवल आसाम के अंदर उगाया जा रहा है, बट उसको हमको कहीं और भी उगाना है। तो कॉफी की तो डिमांड है भाई कि उसको बरसाती मौसम चाहिए, बरसाती जैसा पानी चाहिए, वो चाहिए एक एनवायरमेंट। तो स्प्रिंकलर सिस्टम से वो एनवायरमेंट क्रिएट हो जाता है। स्प्रिंकलर सिस्टम क्या करता है, बरसाती रूप से उसको बिल्कुल पानी छिड़कता है और प्लांट्स को पानी मिल जाता है। बट इसका एक डिसएडवांटेज है, ओनली वन। वो डिसएडवांटेज है कि इसके अंदर वाटर वेस्टेज होती है भाई, थोड़ी पानी की इसमें खपत होती है। जिस चीज का तोड़ हमारा इस दूसरे सिस्टम ने निकाल दिया है, ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम क्या होता है, सेम यहाँ पे कोई भी वाटर सोर्स है, वहां से मोटर क्या काम करेगी, पानी लेगी और फर्क इतना आता है पाइपलाइन बिछी रहेगी, सब कुछ सेम है, पाइपलाइन तक हर चीज सेम है। बट डिफरेंस यहाँ पे ये आ जाता है कि ये पौधों की जड़ों पे बूंद बूंद करके पानी गिराता है। मतलब कि किसान इस तरीके से बीज बोते हैं कि जहां जहां पाइप में छेद होता है ना, इन पर्टिकुलर पाइप थोड़ी दूरी पे, और वहीं पे बीज थोड़ी थोड़ी दूरी पे, और वहीं पे बीज गिरे रहते हैं, वहीं पे पौधा उगता है। तो क्या काम होता है कि इस पाइपों से बूंद बूंद करके इनकी जड़ों पे ही पानी गिरता है। और आपको पता है कि कोई भी जो प्लांट होता है वो पानी अपनी जड़ों से लेते हैं भाई, पानी तो वो अपनी जड़ों से ही लेते हैं। तो अगर हम जड़ों पे ही पानी गिराएंगे तो प्लांट को पानी मिल जाएगा और इससे वाटर वेस्टेज भी नहीं होगी। सो ड्रिप सिस्टम ड्रॉप बाय 1 सेकेंड, ड्रॉप बाय 1 सेकेंड, ड्रॉप बाय 1 सेकेंड, ड्रॉप बाय ड्रॉप। अब दूसरा इसके अंदर जो कि इसकी खासियत है वो है इट इज वाटर एफिशिएंट, ये इसके अंदर वाटर सेविंग प्रॉपर्टी। भाई पानी की इसमें बहुत बचत होती है, पानी इसके अंदर काफी ज्यादा वेस्टेज क्या, इसमें नो वेस्टेज वाटर, नो वेस्टेज ऑफ वाटर। ये था हमारा इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब बस इतना ही है कि हमारे जो फसल है उनको पानी देना, किस तरीके से पानी देना वो हमने बता दिया, ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड। अब आता है हमारा प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड। अब वीड का मतलब यहां पे होता है आपका अनवांटेड प्लांट्स, जैसे कि यहां पे ये है अनडिजायरेबल प्लांट्स, इन्हीं को कहा जाता है वीड्स। अब इसको आप इस तरीके से समझिए कि जैसे कि हमारे खेत में हम जब फसल उगाते हैं अपनी, तो उन फसलों के साथ साथ कई सारे ऐसे पौधे भी उग जाते हैं जिनकी हमको जरूरत नहीं है। अब ऐसी बात नहीं कि वो पौधे की जरूरत नहीं है, हमने उगाया है दाल और उग गए चावल, ये वो पौधे नहीं होते। चावल उगाए तो तब भी हमारा उसमें फायदा है, लेकिन ये पौधे आपके क्या काम करते हैं कि उन पौधों को नुकसान भी पहुंचाते हैं। अब देखिए मैं पहले डेफिनेशन पढ़ता हूं फिर आपको डिटेल में बताता हूं। इन अ फील्ड मेनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली along with the crop. These undesirable plants are called weeds. The removal of weed is called weeding. Farmers adopt many ways to remove weeds and control their growth. अब देखिए हमारे जो खेत में जब हमारी फसलों के साथ साथ अनडिजायरेबल प्लांट, अनमन, जो बिना मन के पौधे होते हैं वो उग जाते हैं, तो उन पौधों को वीड कहा जाता है। जिन पौधों की हमको जरूरत नहीं होती, जिन पौधों की वजह से हमारी फसलों को नुकसान पहुंचता है, उन पौधों को वीड कहा जाता है। और इन वीड को निकालने के प्रोसेस को कहा जाता है वीडिंग। और फार्मर जो होते हैं, हमारे किसान होते हैं, वो कई सारे तरीके इनको निकालने के लिए अपनाते हैं। अब वो क्या क्या तरीके मैं आपको बताता हूं। तो वीड का मतलब आपने समझा, आप कुछ इसको इस तरीके से समझिए कि जैसे कि आप अपने
गमले में कोई पौधा उगाते हैं, जाहिर सी बात है आपके गमले में कभी ना कभी किसी न किसी टाइप की घास उगी होगी, और उस घास को आपने उखाड़ के फेंका होगा। क्यों क्यों फेंका? क्योंकि आपने फूल का पौधा लगाया है और फूल के साथ साथ किसी दूसरी टाइप की घास उग गई है, तो वो घास वहां पे वीड का काम करती है। ऐसे ही हम खेतों में जब अपनी फसलें लगाते हैं तो उनके साथ साथ भी कई तरीके की आपके अनवांटेड प्लांट्स उगाते हैं। अब जैसे कि आप लोगों की लैंग्वेज में पता नहीं, लेकिन हमारे लैंग्वेज में एक तरीके का पौधा होता है जिसको कहते हैं सरपत। सरपत एक तरीके का पौधा होता है, अनवांटेड प्लांट होता है, जो खेत की बाउंड्रीज पे उगाता है और बढ़ता ही रहता है। और इसकी खास बात ये रहती है कि ये अगर किसी के बॉडी पे, किसी के शरीर के अंग पे लग जाए तो उसको ये ब्लेड की तरह काट देता है। ये होते हैं, और भी कई तरीके के होते हैं। मेरे दिमाग में अभी एक एग्जांपल आता है शरपत का, तो मैंने बताया। तो और एक कुछ तरीके के वीड आपके ऐसे भी होते हैं जिनको आप जिनको मैं कह रहा था, जिनको आप को एक सेकेंड हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि वो कुछ पौधे आपके पॉइजनस भी होते हैं, जहरीले भी होते हैं। अब अगर वो जहरीले हैं तो वो हमारे फसलों को भी नुकसान पहुंचाएंगे। अब देखिए, इन अनवांटेड प्लांट्स को उखाड़ने के लिए, रिमूव करने का एक टाइम होता है। वो टाइम ये होता है कि इन पौधों को जितनी जल्दी से जल्दी हो सके तब उखाड़ देना चाहिए। इनकी एक स्टेज होती है। इन पौधों में अगर इनके सीड्स और फ्लावर आ गए, उसके बाद उखाड़ना इनको बेकार है, क्योंकि ये पौधे तब तक वो वीड मैच्योर हो चुका होता है। तब तक वो वीड मैच्योर हो चुका होता है और अपना असर दिखा चुका होता है आजू बाजू के पौधों पर। अब ये वीड क्या काम करते हैं? ये वीड जब उग जाते हैं तो हमारे पौधों से को नुकसान तो पहुंचाते ही हैं, हमारे सॉइल की न्यूट्रिशन भी खींचते हैं। जो न्यूट्रिशन हमारे फसलों में जानी चाहिए थी, वो न्यूट्रिशन अब ये वो वीड्स खींच रहे हैं। इसका मतलब कि हमारे पौधों को पर्याप्त न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। तो आप लोगों ने देखा होगा गांव में, या फिर आप लोगों ने खुद अपने दादा दादी को या मम्मी पापा या चाचा चाची को देखा होगा कि वो लोग बराबर, अगर वो खेती करते होंगे तो, कि वो लोग क्या काम करते हैं, बारी बारी खेत में चक्कर लगाते हैं और फावड़े से या खुरपी से, खुरपी एक आपका जो टूल होता है छोटा सा, खुरपी से वो जाते हैं और खेत को, जैसे कि हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा, लास्ट टू लास्ट में, कि सोइंग करते टाइम पे, तो उसके अंदर जैसे कि मैंने बताया था कि वो प्लोइंग के टाइम पे वीड्स निकाल देते हैं, और आपका इसमें हो से भी वीड निकालते हैं। तो ऐसे ही ये आपका एक तो तरीका है उनको फिजिकली उखाड़ने का, आपका ये तरीका है फिजिकली उखाड़ने का उनको जड़ से, हैंड टू हैंड। और आपका दूसरा तरीका है आपका केमिकली। केमिकली का मतलब यहां पे उनके ऊपर केमिकल का छिड़काव करके। अब आपने देखा होगा कि किसान कभी कभार, जैसे कि ये भाई साहब यहाँ पे किसान जो है, ये यहाँ पे एक वीडी साइड डाल रहे हैं, वीडी साइड। अब देखिए वीडी साइड क्या होता है। वीडी साइड बोलते हैं कीटनाशक को। कीटनाशक मतलब कीटनाशक और इनको जो अनवांटेड प्लांट्स को हटाने के लिए दवाई होती है, उनको कहा जाता है वीडी साइड। तो ये भाई साहब यहाँ पे छिड़क रहे हैं। अब केमिकल छिड़क रहे हैं तो यहाँ पे कुछ प्रिकॉशन लेनी पड़ती है, क्योंकि ये आपका जाहिर सी बात है जहरीली केमिकल है और ये उन वीड्स को मारने के लिए है। ये अगर हमारे बॉडी में डायरेक्टली चली गई तो हमको बीमार कर सकती है। इसलिए यहाँ पे देखिए इन्होंने यहाँ पे मास्क लगा रखा है। और अगर आप और अच्छी कंडीशन में देखना चाहोगे तो फॉरेन कंट्रीज के आप देख सकते हो, विदेशों में वीडीसाइड्स का और ज्यादा प्रिकॉशन के साथ यूज करा जाता है, जिसके अंदर वो लोग
अपने हैंड्स में ग्लव्स और अपनी बॉडी को कवर करके, अपने आंखों को भी कवर करके गॉगल्स लगा के वीड्स छिड़कते हैं, ताकि इसका बैड इंपैक्ट और साइड इफेक्ट्स हम पे ना दिखे, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल्स होते हैं। तो हमने यहाँ पे दो तरीके देखे, एक फिजिकली होता है, खुरपी से, हो से, प्लोइंग के टाइम पे, कल्टीवेटर के टाइम पे जब हम खेत जोतवाते हैं तब वीड्स को निकाला जाता है, और बारी बारी जब हमारी फसल उग जाती है तो खुरपी से उसको उखाड़ा जाता है। दूसरा है केमिकली, खेतों में हम अपनी फसल में इसका छिड़काव कर देते हैं, जिसकी मदद से ये हो जाता है। अब बारी आती है भाई साहब यहाँ पे हार्वेस्टिंग की, यानी कटाई। अब तक हमने देखा है कि हमने पहले तो सॉइल प्रिपेयर करी, फिर बीज बोए, सोइंग करी, फिर सोइंग के बाद इरिगेशन करा, पानी डाला, पानी के बाद उसके अंदर हमने वीड से बचाया, कीटाणुओं से, कीटनाशक से बचाया उन लोगों को, उन हमारी फसलों को। अब बारी आ जाती है सब कुछ करने के बाद कटाई की, हार्वेस्टिंग की। हार्वेस्टिंग ऑफ ए क्रॉप इज एन इंपॉर्टेंट टास्क। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर it is mature is called harvesting. Harvesting in our country is either done by manually, by sickle or by machine called harvester. अब देखिए, हार्वेस्टिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है, बहुत ही जरूरी काम है, और फसलों को काटने के काम को, जब वो फसलें पक जाती हैं, उनके कटाई को हार्वेस्टिंग कहा जाता है। और हमारे देश में, हमारे देश में और कई देशों में भी इनकी कटाई जो होती है वो मैन्युअली होती है। मैन्युअली मतलब फिजिकली, इसके अंदर लेबर लगते हैं। किससे? सिकल से। सिकल मतलब ये यहां पे, इसको सिकल कहा जाता है, दराती, या फिर मशीन से, और उन मशीन्स को कहा जाता है हार्वेस्टर। ये देखिए यहाँ पे आपके 2 पिक्चर्स लगी है, ये आपके हार्वेस्टर हैं, आपने जरूर देखे होंगे। ये फिजिक आपका अपनी रियल में नहीं, लेकिन टीवी में तो जरूर देखे होंगे। अब देखिए, इन हार्वेस्टेड क्रॉप को, ये जो फसलें होती है, इनको कटाई के बाद इनसे बीज निकाले जाते हैं, और बीज निकाल के प्रोसेस को कहा जाता है थ्रेशिंग। बीज निकालने के प्रोसेस को थ्रेशिंग बोला जाता है। अब बीज, इन थ्रेशिंग प्रोसेस के अंदर असल में होता क्या है? देखिए, थ्रेशिंग के प्रोसेस में ये आपकी एक मशीन होती है, इसको कहा जाता है थ्रेशर। थ्रेशर, और कॉमन लैंग्वेज में, जैसे कि हिंदी में इसको थ्रेसर भी बोला जाता है, इंग्लिश में इसको थ्रेशर बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या काम करते हैं? इसके अंदर पहला मेथड है, ये आपका फर्स्ट जो है, इसके फर्स्ट की पिक है। इसके अंदर क्या काम करा जाता है? ये मशीन के अंदर आपका जो भी कटी हुई फसल है उसको डाला जाता है। ये मशीन क्या काम करती है? उसके अंदर से शाफ आपका होता है बीज का छिलका, अनाज का जो ऊपर का छिलका होता है, वो बीज को उसकी शाफ से अलग करती है। जो उसकी कोटिंग होती है, आपका मान लीजिए ये अनाज है, गेहूं का दाना है, तो इसके ऊपर जो ऐसे इसका वो होता है, कवरिंग होता है, छिलका, उस छिलके को इस दाने से अलग करने के प्रोसेस को थ्रेशिंग कहा जाता है। ये मशीन वही काम करती है। इसके अंदर देखिए लेबर्स लगे पड़े हैं, और लेबर्स इसके अंदर वो आपका जो कटी हुई फसल है वो डाल रहे हैं। यहां पे देखिए ये भूसा फेंक रहा है, जो शाफ है वो फेंक रहा है यहाँ पे ये मशीन, और यहाँ पे उसकी दूसरी साइड में, वहां पे वो सीड्स निकाल रहा होगा। बीज अलग कर देता है और उसका छिलका अलग कर देता है, भूसा भी अलग कर देता है। और दूसरा तरीका होता है आपका विनोइंग। विनोइंग के अंदर क्या होता है? फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड डू सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड शाफ बाय विनोइंग। अब जो छोटे तख्ते के लोग होते हैं, जिनके पास जमीन छोटी होती है, उनके पास ज्यादा अनाज नहीं होता, वो क्या काम करते हैं, या वो ये इन मशीन्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, वो लोग क्या काम करते हैं? इनको पीट के, ये जो आपका जो इनका ये होता है ना, हमारा फसल जो कट के आती है, पहले उसकी पिटाई होती है। अब आप सोच रहे होगे कैसी पिटाई? तो देखिए, इसकी पिटाई ऐसी होती है, उसको पटकते हैं एक जगह पे, उसका बोझ बना के, एक बंडल बना के उसको पटका जाता है। जब पटकते हैं
तो उसके अंदर से बीज ऑटोमेटिकली अलग हो जाते हैं। और बट वो क्या काम होता है, वो काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग और काफी ज्यादा हार्ड वर्क होता है वो। बट स्टिल हमारा कंट्री है, अंडर डेवलप्ड कंट्री, इसके अंदर अभी भी वो पुराने प्रोसेसेस अभी तक होते हैं, बहुत जगह पे होते हैं। जब वो बीज अलग हो जाते हैं उसके बाद इनको क्या काम करा जाता है, एक ऊंची जगह पे खड़ा होके, ऊंची जगह पे खड़े होके इनको हवा में ऐसे करके, जैसे ये लेडी कर रही है, इनको गिराया जाता है। ये इसके अंदर इन्होंने वो सारा हिस्सा ले लिया जो आपका सीड्स अलग हुए थे पिटाई के बाद। उसके बाद जब तेज हवा चलती है, ये उस टाइम पे इसको धीरे 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 गिराती है। यहां से विंड आती है और जब ये हवा चलती है तो इसको गिराती है। तो इससे क्या होता है कि आपका दाना तो नीचे गिर जाता है, ये आपके जो सीड्स होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं, और हवा की मदद से जो उसके छिलके होते हैं वो उड़ के दूसरी जगह और चले जाते हैं। इससे आपका बीज अलग, छिलके अलग, एक प्रोसेस ये भी होता है। बट विनोइंग हमारा बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग होता है। और थ्रेशर के अंदर टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होता, हार्ड वर्किंग भी नहीं होता। तो ये था हमारा हार्वेस्टिंग, कटाई। अब बारी आ जाती है सबसे लास्ट प्रोसेस की, वो है हमारा स्टोरेज। अब देखिए, किसी भी चीज में, किसी भी अनाज की खेती में या किसी भी फल को उगाने में सबसे मेन पार्ट होता है उसकी स्टोरेज। एक बात ध्यान रखना, स्टोरेज यानी उसको बचा के रखना। अब मान लीजिए आपने चावल बोए, 4 महीने तक चावल की फसल रही, चावल की कटाई हुई। अब चावल की कटाई के बाद अब क्या है कि उस चावल को हमको पूरे साल यूज करना है। भाई जब चावल का सीजन आएगा दूसरा, तभी तो हम बोएंगे। अब वहीं पे अगर हम उस चावल को स्टोर करके ना रखें अच्छी तरीके से, तो क्या हम बाकी के टाइम तक, पूरे साल तक क्या चावल खा पाएंगे? आवर आंसर इज नो। क्योंकि अगर हम स्टोर नहीं करेंगे तो वो चीज आगे जाके कैसे हम उसका यूज करेंगे? इसीलिए स्टोरेज हमारा बहुत ही मेन पार्ट होता है, केवल ग्रेन्स का ही नहीं, सीड्स का ही नहीं, किसी भी चीज का। अब देखिए, पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इंपॉर्टेंट टास्क। इफ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम, दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, insects, rats and microorganism. Harvested grains have more moisture. अब देखिए, जो हमारी फसल, कटी हुई फसल आती है, हमने उसको हार्वेस्ट कर लिया। अब हार्वेस्ट के बाद उसको स्टोर करने का टाइम आता है, तो स्टोरेज बहुत ही जरूरी पार्ट है, क्योंकि आखिरकार हमको उस अनाज को काफी लंबे समय तक यूज करना है। अब इसके अंदर दिक्कत क्या आती है कि हमको उसको मॉइस्चर, नमी से बचाना है, इंसेक्ट से बचाना है, रोडेंट्स, रैट्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आपको तो इतना पता ही होगी, जो बड़े बड़े गोदाम है उसमें चूहे वगैरह, नमी वगैरह और इंसेक्ट्स वगैरह, कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, जो गेहूं में घुन लग जाती है। इन सब से बचाने के लिए हम उसको परफेक्ट तरीके से स्टोर करना पड़ता है। अब देखिए, हमारी जो हार्वेस्टेड ग्रेन्स होती हैं, जो हमारी कटी हुई फसल होती है, अभी वो पूरी तरीके से सेफ नहीं होती, क्योंकि उनके अंदर अभी मॉइस्चर रहता है, नमी रहती है, और उनको सुखा के अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करके ही तब जाके स्टोर करा जाता है। अब देखिए यहाँ पे ये आपका ये कितना बड़ा बड़ा कंटेनर है। इन कंटेनर की बात ये होती है, इन कंटेनर को कुछ साइलॉस कहा जाता है, इन कंटेनर्स को साइलॉस कहा जाता है। और दूसरा आपका होता है जो गोडाउन्स होते हैं, जैसे कि ये गोडाउन है आपका, इनको कहा जाता है ग्रेनरीज। ओके, सो ये आपके जो साइलोस होते हैं बहुत ही बड़े होते हैं और बहुत ही इनके ज्यादा क्वांटिटी स्टोर करके रख सकते हैं।
आप देखो यहाँ पे ये कुछ फैंस भी लगे हैं, एयर कंडीशनर्स भी लगे हैं। ये क्या होते हैं कि इन साइलोस के अंदर जो ग्रेन रखा जाता है उसको पूरी हिफाजत के साथ रखा जाता है। और जो हमारे ग्रेनरीज गोदाउन के अंदर रखा जाता है उसके अंदर आपको जो कट्टों के अंदर जो बोरियां होती है उनके अंदर करके रखा जाता है, जिनके अंदर आपका एक नीम का जो पत्ता होता है उसका यूज करके रखा जाता है। नीम का पत्ता क्या होता है, ये इसके काफी ज्यादा फायदे होते हैं। ये हमको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इंसेक्ट्स और तरीके के जीव जंतुओं से बचाता है। हमारे फसल को जो हमको बचा के रखनी है उनसे बचाता है। तो देखिए ये है हमारा ग्रेनरीज और ये है हमारा साइलोस। जैसा कि मैंने बताया इनको इसके अंदर करके रखा जाता है, और जो गोडाउन है उनको ग्रेनरीज कहा जाता है। और ग्रेनरीज के अंदर इनको नीम के पत्तों के साथ या फिर एक आपका नेफ्थलीन बॉल्स आती हैं और तरीके के आपके जो मेडिसिन आती हैं, एंटी रोडेंट्स आपके, उनके साथ रखा जाता है। और साइलोस के अंदर इन सब की पहले से ही इंतजाम रहता है। इनके अंदर पहले से एयर कंडीशंस, मॉइस्चर रिमूवर वगैरह सब रहता है। तो जो हमारा सालों तक हमारा जो हमको सप्लाई मिलती रहती है अनाज की, वो इन्हीं की बदौलत मिलती है। क्योंकि अगर अच्छी तरीके से स्टोर करेंगे तभी तो हमको वो सामान या वो अनाज अच्छी तरीके से मिलेगा। अगर हम उसको स्टोर नहीं करेंगे तब तो वो 2-3 दिन में ही सड़ जाएंगे। तो इसी के साथ आज हमारा चैप्टर होता है खत्म। ओके, तो आप इनके नोट्स बनाइए हर जगह पॉज कर करके, और जहां जहां मैं जो जो चीज बोलता हूं अगर आपको वो चीज इंपॉर्टेंट लगती है, जाहिर सी बात है मैं डिक्टेट कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, तो वो चीज कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। कई चीजें जो कि स्लाइड्स पे नहीं लिखी बट मैंने उनको वर्बली बोला है, तो आप पूरी वीडियो को ध्यान से सुना कीजिए और नोट्स बनाइए और अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। ओके, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, आप लोगों ने सुना ही होगा, और दुख बांटने से कम होता है। तो इसी के साथ मैं वीडियो एंड करूंगा, वीडियो लंबी हो गई है। और चैनल को लाइक करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।